तो आपको बता दें कि कर्नाटक में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। जल्द ही कर्नाटक के चुनावों को लेकर टाइम टेबल का भी ऐलान किया जाना है। और चुनावी कैंपेनिंग के दौरान जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बात कही कि उन्होंने असम में 600 मदरसे बंद किया और उनका इरादा तमाम मदरसों को बंद करने का है, इसका इशारा क्या चुनावों की तरफ था कि मदरसों को लेकर जिस तरह से सियासत या यूं कहें कि पोलराइजेशन की कोशिश होती है, ये क्या उसी तरह की कोशिश ये दिखाई दे रही है? इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार परिचय में आपका करा दूं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। अनूप सांडा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, महेश वर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी भी इस डिबेट में शामिल होंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। पंकज जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं इस चर्चा की। एक तो सवाल ये उठ रहा है, जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, देखिए कांग्रेस को भी उन्होंने निशाने पर लिया, लेकिन उन्होंने जो बात कही मदरसों को लेकर कि हमें स्कूलों की जरूरत है डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाने के लिए, बुनियादी सवाल तो ये उठेगा ना कि क्या मदरसों से पढ़कर इंजीनियर्स डॉक्टर्स नहीं बने? दूसरा सवाल सर ये इसी से जुड़ा हुआ, क्या बहस ये एक चुनावी कवायद है? कैसे देख रहे हैं आप, किस तरह से आते हैं? देखिए, अभी ये बयान कर्नाटक में दिया गया है, तो इससे कौन इनकार कर सकता है कि ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी बोला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो जो बात कह रहे हैं कि हमारा मकसद हमारे राज्य के लोगों का या देश के लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, तो ये एक अच्छी बात है और इसको अच्छी पहल कही जाएगी। आसाम में तो हाई कोर्ट में भी लोग गए थे और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो रिपीलिंग एक्ट लाया उसको हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया। अब सवाल ये उठता है कि जो सियासी पार्टियां हैं और जो सियासी नेता हैं वो अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं जी। ये नहीं भूलना चाहिए कि मदरसों में बहुत सारे महापुरुषों ने भी पढ़ाई की है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है, राजा राम मोहन राय का भी आता है जी। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि असम में 9 मॉड्यूल ऐसे पकड़े गए जो कि ये बताते थे कि उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मदरसों से था। मुफ्ती पकड़े गए और ये बताया गया कि 53 ऐसे आतंकवादी पकड़े गए जिनका टेररिस्ट नेटवर्क से संबंध था जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस दौर में जहां ऐसे ऐसे लोग पैदा होते थे, ऐसे ऐसे लोग बाहर आते थे, क्या वही दौर है या उस तरह की तालीम दी जाती है जिससे बच्चे दशकों पीछे जा रहे हैं? उनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं दिया जाता, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आते, उनके अंदर हैट्रेड की फीलिंग बैठाई जाती है, घुसाई जाती है। क्या इस तरह की तालीम दी जाती है? मेरा यह मानना है कि अगर इस तरह की तालीम दी जाती है तो जाहिर तौर पर उसको मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। और सिर्फ मदरसा ही नहीं, हम कई सारे स्कूल्स की भी बात करते हैं कि अब एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्यों है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि शिक्षा बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो रहा है और टेक्नोलॉजी के जरिए हम शिक्षा को कितना आसान बना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से कर सकते हैं जी। अब देखिए, कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, लेकिन सियासी पार्टियां इसको पॉलिटिसाइज भी अपने फायदे में करती हैं, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं कुछ साल पहले कुछ न्यूज चैनल्स ने केरल में स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें यह पाया था कि जो मदरसा चलाने वाले लोग थे उन्होंने ओपनली स्टिंग कैमरा में ये एडमिट किया था कि उनको बाहर से फंडिंग मिल रहा है और वो भी हवाला के जरिए फंडिंग मिल रहा है। और फंडिंग इसलिए मिल रहा है कि जो वहाबी तौर तरीके हैं उसको प्रोपगेट किया जाए और वो बहुत ही तरीके से प्रोपगेट कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि कैलिफेट को किसी तरीके से एस्टैब्लिश करना है और लोगों में ये भावना लाना है और इस तरीके से, इस चालाकी से वो कर रहे थे। उसमें हवाला के जरिए पैसे का आना भी इन्वॉल्वमेंट था और तमाम तरह की बातें स्टिंग कैमरा पर उन्होंने बोली थी। अब ये चिंताजनक बात तो है, इसको लेकर के सरकार को तो सोचना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके इतर दूसरी तरफ
हमें इस तरह से भी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे हम पूरे कौम को एक बैड लाइट में पेंट कर दें और हम बताएं कि पूरे उसमें इसी तरह की बात होती है। अगर हम इस तरह से पेंट करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक बड़ी आबादी उसके जरिए एजुकेशन प्राप्त करती है, और उन तमाम लोगों के मंसूबे पर इस तरह की बात करना जाहिर तौर पर यह किसी भी देश, समाज, राज्य के लिए घातक साबित होगा। जहां तक हेमंत बिस्वा शर्मा की बात है, अगर वो सरकारी फंडेड मदरसे को स्कूल में तब्दील कर रहे हैं और वहाँ पे वो सारे बच्चे जा रहे हैं जो मदरसे में जाते थे और उन्हें मॉडर्न एजुकेशन मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये एक वेलकम स्टेप है। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे कल डॉक्टर बनेंगे, कल इंजीनियर बनेंगे। अगर ये इंटेंशन है तो अच्छा इंटेंशन है, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से पेंट करके पॉलिटिकल माइलेज लेना है तो फिर निश्चित तौर पर इंटेंट पर एक बड़ा सवाल उठेगा। ठीक है सर, इंटेंट पर एक बड़ा सवाल है। आलोक पांडे जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं का रुख करूंगा। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? इंटेंट को लेकर सवाल होगा, भाई चुनाव आते ही मदरसों की याद क्यों आ जाती है? क्योंकि अगर देखिए एजुकेशन को मॉडर्न करना है, वो मदरसों में जिस तरह की और चीजें चल रही हैं मौजूदा दौर में, उसको ध्यान में रखते हुए, जिसका जिक्र पंकज जी ने किया, उनको देखते हुए जरूरत है। लेकिन ये चीजें चुनावी वक्त में ही क्यों सर? नहीं, वैसे चुनाव तो भारत में हमेशा होते रहते हैं और नेता तो चुनाव का लाभ हानि के हिसाब से वो बात करेंगे। लेकिन क्या गारंटी से कोई ये कह सकता है कि मदरसों के सिवा जो स्कूलिंग हुई है दुनिया में, वहां से आतंकवादी नहीं निकले हैं? ये बात तो मानना पड़ेगा ना कि जो लोग बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले, ओसामा बिन लादेन क्या मदरसे का अकेले पढ़ा हुआ था? तो इसलिए ये कहना कि मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं इसलिए हमने मदरसा बंद कर दिया, ये बात गलत है और ये भारत के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि माइनॉरिटीज को विशेषाधिकार है अपने धर्म और संस्कृति के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने का। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार के एक या राज्य के एक मंत्री या चीफ मिनिस्टर वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बोल रहे हैं वो लोग जी। ये परंपरा ठीक नहीं है। देश की एक माइनॉरिटी के अंदर एक पूरे ग्रुप को आप कैसे हिट कर सकते हैं? ये गलत है। हाँ, ये इसकी जगह कहना चाहिए कि जितने भी मदरसे हैं आप उन्हें मॉनिटर करिए, सरकार की उस नजर में हो जिससे कि मदरसों का जो आतंकवादी दुरुपयोग होता है, कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनका दुरुपयोग होता है, उसको रोका जाए, ना कि मदरसों को बंद कर दिया जाए। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधा सवाल सर यही है मेरा, चुनावी वक्त में चीजें क्यों आती हैं? और जैसा आलोक पांडे जी ने कहा कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ एक बात हो गई, मूलभूत जो अधिकार है उसके खिलाफ बात हो गई। इस तरह की बातें करना चुनावी, क्या ये पूरी एक चुनावी प्रैक्टिस के तौर पर देखा जाए? उस लिहाज से तो सर इंटेंट पर सवाल खड़ा होगा। नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बात कही, उस बात में जो भी उन्होंने बात कही वो कहीं ना कहीं उस बात को तस्दीक करता है जो कानून सम्मत हो, संविधान सम्मत हो, देश के जो कोर्ट कचहरी के जो आदेश है उसके सम्मत है। इस देश में एक चीज आपको मैं जरूर सनद करना चाहूंगा कि इस देश में ये बड़ा आसान है कि मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काने का जो एक काम है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है जी। या बेशक उसके पीछे जो है वो किसी भी तरह का लॉजिक दिया जाए, कोई भी तर्क दिया जाए, और वो तर्क जो है ये साबित करने की कोशिश करता है कि देखो जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुस्लिम विरोधी है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि सरकारिया आयोग ने भी ये माना कि मदरसों की शिक्षा से इस कौम का काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि मदरसों को जो आप हवा दे रहे हैं उससे जो है संविधान की जो अवधारणा है, संविधान में जो सर्व शिक्षा का अधिकार का जो एक प्रावधान है और जो शिक्षा का स्वरूप है इस देश में, उसको कहीं आंच आती है, उस पर कहीं चोट पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में भी ये चीज हुआ। उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी इसको कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बात कही और लगभग 400 मदरसों का जो वहाँ पे सरकारीकरण हुआ, जिसको नियमित स्कूल के रूप में जब उसको तब्दील किया गया और उसके खिलाफ जब
वहां के जो मैनेजमेंट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में गया, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्पष्टता के साथ कहा कि देखिए रिपलिंग एक्ट के तहत जो भी फैसला सरकार ने लिया है बिल्कुल वो ठीक है, उसमें किसी भी तरह से कोई भी कंसिडरेशन जो है करने की कोई गुंजाइश नहीं है जी। तो सवाल यह है कि इस देश में विधि विधान संविधान कानून वो सब एक तरफ उसको कंसील करके, उसको कहीं छुपा के, उसको हटा के, उसको बता के, और फिर ये कहना कि देखिए मुसलमानों का कैसा जो है एक विरोधी मानसिकता के साथ जो है असम सरकार काम कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि अगर वो नजरिया होता कि आधा गिलास पानी खाली बता के पेश करने के बजाय ये इस बात की अप्रिसिएशन होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री ने अपने लिए एक चुनौती पैदा अपने राज्य में किया कि भाई हम जो है अपने यहाँ जो है मदरसों के बजाय हम इन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर्स, स्कूली शिक्षक, अच्छे स्कूली शिक्षक बनाएं। और ये देश में जो कभी 28% आज़ादी के बाद 28% इनका पार्टिसिपेशन था और सरकारी आयोग ये कहती है कि आज की डेट में ये 2% भी नहीं रहे। तो सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है? मुस्लिम तबके में, मुस्लिम समाज में जो है एक जागरूकता के अभाव में, या ये कह लीजिए कि एक तरह से आडंबर, या ये कह लीजिए एक तरह से पाखंड या राजनीति कारणों से जिस तरह का इनका ये शोषण हुआ उसका कहीं भयावह परिणाम अगर कहीं ये आंकड़े दर्शाते हैं तो ये सोचने की बात है। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है तो ये उनके लिए चुनौती है कि उस राज्य के जितने मुस्लिम तबके से लोग, बच्चे हैं जो मदरसे में सिर्फ पढ़ने जाते हैं या सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई का जो एक आधार क्रिएट किया जाता है मदरसे को, उससे कहीं वो बाहर निकले, वो देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकील सब बने। और रही बात की राजा राम मोहन राय और तमाम और लोगों की बात कही गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तो वो एक दौर ही कुछ और था जिसमें जो है आपकी सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, आपके पास कोई था ही नहीं विकल्प। वहां मदरसे के अलावा आपके पास कुछ था ही नहीं कि आप कहीं और जाते जी। और असम सरकार ने सिर्फ मदरसों को बंद करने की बात नहीं करी, वहां जो संस्कृत केंद्र हैं उसको भी बंद करने का फैसला लिया। तो संविधान की जो मूल अवधारणा है उसके ऊपर अगर चोट कहीं पहुंच रही हो किसी चीज से, महाराष्ट्र सरकार ने इसमें फैसला लिया, राजस्थान सरकार ने फैसला लिया, कई राज्य सरकारों ने इस तरह के फैसले लिए कि मदरसों को एक अध्ययन केंद्र के रूप में, एक शिक्षा केंद्र के रूप में मानना, ये अपने आप में कानून और संविधान की अवहेलना है और मानना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको तस्दीक की। 2011 का वो कर लीजिए, अनएडेड मदरसा वर्सेस राजस्थान सरकार, तो उसको पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि मदरसा हमारे एक शिक्षण के संस्थान नहीं हो सकते हैं। मदरसों के जरिए जो एक अभी हमारे जो आपके एग्जीक्यूटिव एडिटर साहब जो बात कह रहे थे उसमें क्या गलत कह रहे थे? ये तो प्रमाणिक है और स्थापित सत्य है कि मदरसों से जो है असले मिलते हैं, मदरसों के जरिए आतंकवाद पैदा किया जाता है, मदरसों के जरिए। और इसमें तो देवबंद के जो मदनी जी जो हैं वो खुद इस चीज के लिए लोगों मदरसों से अपील करते रहे। उनका वो बयान निकाल के देखिए जिसमें उन्होंने कहा कि हम आतंक का अड्डा जो है नहीं बनने देंगे मदरसों का। तो उसका मतलब क्या है? हम तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन आज के डेट में हेमंत बिस्व शर्मा जी का ये बयान जो है किसी ना किसी तरह से अब मुसलमानों के नजर में खलनायक कैसे बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी का, ये सारा उस दुष्प्रचार का एक हिस्सा बनेगा। और ये सारी चीजें छुपा ली जाएगी जो कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने दिया, भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत, या जो आपका राइट टू एजुकेशन है शिक्षा के अधिकार के तहत, या भारत का जो संविधान कहता है वो उस संविधान के तहत जो भी बातें हैं वो कोई बात नहीं दोहराई जाएगी। और असम सरकार ने जो एक कानून बनाया रिपलिंग एक्ट 2020, उसको जो कि वो उसको कहीं हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया, उसको किसी भी तरह से उसके ऊपर किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया। तो ऐसे में ये सवाल उठाना और हमारे विरोधी विपक्षी मित्रों का राजनीति करने का ये एक मुसलमान एक सहज टूल मिलता है जी, सहज तरीका मिलता है, जिसको ये भड़काने में कामयाब रहते हैं, जिनको ये कहीं ना कहीं बरगलाने में कामयाब रहते हैं और उसके बाद इनको सड़क पे उतारते हैं, इनसे दंगा फसाद और तमाम गलत काम कराते हैं। तो इन सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है और इस बात के लिए मैं कहीं साधुवाद भी आपके चैनल को देता हूं कि भाई आपने कम से कम इसके ऊपर एक चर्चा करने के लिए अच्छा एक मुद्दा ढूंढा और इससे जो है एक अवेयरनेस भी आएगी कि हकीकत क्या है। आप मुझे बता दीजिए ना, गल्फ कंट्रीज में कहीं मदरसा चलता है क्या जो सबसे डेवलप्ड है?
गल्फ कंट्रीज में एक भी जगह बता दीजिए जहां मदरसे का कंसेप्ट है। क्या मतलब बनता है इसका? जी। इस देश में आप तमाम तरह की भ्रांतियों को फैला के कि कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कभी ऐसे हुआ, कभी वैसे हुआ, कानून को आईना दिखाने वाले लोग जरा अपनी मानसिकता को पहले ठीक करें। इस देश की जरूरत क्या है? मुसलमानों के सरकारी आयोग, जो कि यूपीए सरकार की बहुत बड़ी एक, कहा जाता है कि मुसलमानों के नाम पर जो है एक बहुत बड़ा किताब लिखी गई, बहुत बड़ा संविधान कहा जाता है सरकारी आयोग को। उस सरकारी आयोग की रिपोर्ट को आप पढ़िए भविष्य जी, समझ में आता है कि महज मदरसों की शिक्षा से जो है मुसलमानों की तरक्की संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है? ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास।